हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को 2025 में भारतीय सेना के लिए प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूं और इसी श्रृंखला में मैंने आप सभी को 27 मॉक टेस्ट पढ़ाए। मैं मान के चलूंगा मैंने जितने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पढ़ाए होंगे, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, पढ़ा होगा और आज की क्लास में आप सभी पढ़कर आए होंगे। और खासकर पार्थ अकेडमी के ऑफलाइन विद्यार्थी जितने भी आज की क्लास देख रहे हैं, मुझे बेहद दुख हुआ क्योंकि मैंने आप सभी को पीटा और मैं चाहूंगा मेरा दुख और बढ़े क्योंकि मैं आप लोगों को और पीटूंगा। सोमवार के दिन मैं आप सभी का स्वागत करूंगा क्लास में यदि आप लोग सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य है कि 2025 में आप सभी भारतीय सेना में चयनित हो। और यदि जो भी विद्यार्थी हमारी ये क्लास देख रहा है और खासकर वो भारतीय सेना की तैयारी करना चाहता है तो पार्थ अकेडमी देवास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं सोमवार को फाउंडेशन रक्षक बैच में एडमिशन पुनः स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच ऑफलाइन रहेगी, जीरो टू हीरो हम लोग इस बैच में लेक्चर ले रहे हैं। यदि आप लोग आना चाहते हैं तो पार्थ अकेडमी देवास में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा बिगर किसी देरी से क्लास की आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। चलिएगा, और पहला प्रश्न जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो ये, कल मैंने एक सवाल आप लोगों को दिया था और मैंने आप लोगों को सवाल इस प्रकार से दिया था, होमवर्क का सवाल था। आप सभी जानते हैं मैंने आप लोगों को जो दिया था कि जो महाकुंभ था आप सभी जानते हैं कि भारत में 4 जगह या 4 शहरों में महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार किया जाता। कहां कहां पर किया जाएगा? सबसे पहले मैंने आप लोगों को, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जिन्होंने जो राइट आंसर दिया था उनका सभी का सही था। हरिद्वार में आप सभी जानते हैं गंगा मैया के तट पर, गंगा नदी के तट पर लगता है। इसके बाद आप सभी जानते हैं प्रयागराज में लगता है, क्योंकि प्रयागराज में आप सभी जानते हैं कि सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी। इसके बाद में यमुना, कौन सी नदी दोस्तों? यमुना। और यमुना के बाद गंगा। इन तीनों जो नदी के संगम पर प्रयागराज यूपी में यह महाकुंभ लगता है। और फिर इसके बाद में दोस्तों हमारा उज्जैन, कौन सा दोस्तों? हमारा उज्जैन आप सभी जानते हैं शिप्रा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? शिप्रा जो नदी के तट पर। और महाराष्ट्र का दोस्तों नासिक, कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र का नासिक। और नासिक कौन सी रिवर के तट पर दोस्तों? गोदावरी नदी के तट पर, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित होता है। तो यह प्रमुख रूप से हमें 4 महाकुंभ देखने को मिलते हैं। और ये कौन सी रिवर के तट पर जो लगते हैं, क्योंकि हाल ही में चर्चित है और जो चर्चा का विषय है। तो आप लोगों से खासकर देखो, ये तो नहीं पूछेगा मेनली प्रायोरिटी वो भारतीय सेना वाला देगा कि भाई साहब रिवर का तट बता दो, कौन सी रिवर के तट पर है। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी ने दिया था, बिल्कुल सही था। चलिए बढ़े गए आज की क्लास के पहले प्रश्नों के साथ में। सवाल इस प्रकार से, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 से संबंधित आप लोगों से सवाल पूछ लिया गया है। देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहीं पर, राष्ट्रपति के अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट का सलाह क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या चुनाव आयोग। देखिए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन है, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश। देखो पहले बात तो ये समझ लीजिएगा कि भारत के संसदीय जो द्विसदनात्मक हम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में हम लोगों को लोकसभा क्या देखने को मिलेगी? हमें संसद के 3 प्रमुख भाग हैं, लोकसभा देखने को मिलेगी। उसके बाद यदि हम लोगों को यहाँ पर राज्यसभा देखने को मिलेगी, और राज्यसभा के बाद में महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संसद के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अब ये बिल्कुल पार्थ अकेडमी के जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सवाल बहुत नॉर्मल हो जाते हैं कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। यदि देश में हमें किसी प्रकार का कानून बनाना, यदि किसी प्रकार का अधिनियम तैयार जो करना होगा, तो पहले यदि मैं साधारण बहुमत से बात करूंगा तो वह बिल साधारण बहुमत से 1/3 वोट से लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में 1/3 से, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, सिग्नेचर होंगे, और जो अधिनियम संसद में आया है वह जो अधिनियम आगे चलकर कानून बन जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमें वर्तमान भारत की स्थिति या परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है। यदि इसी परिस्थिति में लोकसभा पूरी तरीके से भंग हो और देश में यदि कोई कानून यदि आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और भारत में अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में हमें वर्णित देखने को मिलेगा।
यानी जब लोकसभा भंग पड़ी हो या लोकसभा का संचालन नहीं हुआ हो या देश में आपातकाल की घोषणा की गई हो, अधिकतम मैक्सिमम समय के लिए यानी अधिकतम समय के लिए हम लोग मानते हैं यहां पर यानी 6 महीने, 6 माह और 6 सप्ताह का हम लोग समय मांगते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जितने दिनों तक राष्ट्रपति का अध्यादेश यहां पर जारी रहता है। तो ये याद होना चाहिएगा आप सभी को कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। चुनाव आयोग, नो डाउट सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि भारतीय संविधान में भाग 15 कौन है दोस्तों, भाग जो 15 में हमें चुनाव आयोग देखने को मिलेगा। और जब चुनाव हमें देखने को मिलेगा, यदि आर्टिकल संबंधी सवाल पूछेगा तो आर्टिकल 324 में हमें चुनाव आयोग का उल्लेख देखने को मिलेगा। अब आप सभी को मैंने पिछली क्लासों में चुनाव आयोग के अध्यक्ष के बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दिया था। आप सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे अध्यक्ष का नाम बताना है कि वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये जो जितनी भी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है तो आप लोग इनको नोट्स करें। मैंने आप लोगों को बार बार आपको बोला है कि अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ते हो और ऑफलाइन के साथ ये क्लास पढ़ते हो तो मान के चलिएगा 2025 में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप मुझ पर या हमारी संस्था पार्थ एकेडमी पर बिल्कुल 100% भरोसा कर सकते हैं कि मैं जितने भी ऑफलाइन या यहां पर मैं आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट जो पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोग थ्योरी क्लास पढ़े ऑफलाइन में और यहां पर आके प्रैक्टिस करें। उसके अलावा मॉक टेस्ट लगाएं। इसके अलावा कहीं भी आपको भागने, कहीं पर किसी का वीडियो लेक्चर या कहीं पर किसी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं। इतना ही अगर आपको, यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकांश प्रश्न इन्हीं दोनों क्लासों थ्योरी और इसी प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप एक भरोसा करके देखिए, क्योंकि हजारों विद्यार्थियों ने हम पर भरोसा किया है और वो सभी विद्यार्थी आज भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिएगा बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 पर। और सवाल नंबर 2 जो हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। अभी ये मैंने शायद जो फर्स्ट क्लास उसका प्रैक्टिस मैंने होमवर्क दिया था, तो सभी ने मुझे सही तरीके से इसका सवाल नहीं दिया। और मैं पहले ही आप लोगों को डिक्लेयर कर दूं कि भाई ये इतने सिंपल क्वेश्चन ना पढ़ो, ऐसी दी तो सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। हालांकि सिंपल ये भी सवाल है, मैंने ऑफलाइन आप लोगों को बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि भाई इतने सिंपल ना पढ़ो। जो बाकी के पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं क्या हालत लगा के रखी है। वो पूछ रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन सा, ये प्रश्न आएंगे, मेरी बात सुनिएगा। कहां ये प्रश्न आते थे 2016, 17, 18 में इस प्रकार से प्रश्न आते थे। अब 2025 चल रहा है, तो जितने भी एजुकेटर पढ़ाते हैं, मैं किसी को बुरा और अच्छा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आप जब धीरे धीरे अपना खुद का लेवल बढ़ाओगे, अपने सवालों का लेवल बढ़ाओगे, तब बच्चे अपना लेवल बढ़ाएंगे। क्योंकि जब आप अच्छा लेवल पर टीच करोगे, अच्छा देखो अच्छा सब पढ़ा रहे, लेकिन बात अच्छे क्वेश्चन की, अच्छे क्वेश्चन आप लोग बच्चों को दो तो बच्चे जो सिंपल लेवल है वो आसानी तरीके से कर लेंगे। और आप यदि सिंपल अगर क्वेश्चन दोगे बोर्ड पर तो बच्चे और सिंपल की ओर मांग करेंगे कि उतना भी अगर टीचर इतना पढ़ा रहा हूं और कम पढ़े। तो मैं यही बोलता हूं ऑफलाइन में और यहां भी बोल रहा हूं, अच्छा कंटेंट पढ़ो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत होगा। आप सभी जाने भारतीय संविधान 1 में उल्लेख है कि यहां पर दिया गया है राज्यों का समूह होगा। यहां पर हमें मुख्य रूप से इसकी हमें व्यवस्था यहां पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में देखने को मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान भारत में यदि हमें किसी प्रकार के 2 राज्यों को भारत में अलग करना है या किसी राज्य को भारत में शामिल करना है या किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र को भारत में शामिल करना है, तो यह अधिकार भारत में किस संवैधानिक बॉडी को है, किस सदन को है। तो आप सभी जानेंगे यह हमें मुख्य रूप से संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो दो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में युद्ध वगैरह जीत कर उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। तो साधारण बहुमत से वर्तमान भारतीय संसद यह कर सकती है। और यह पूरी व्यवस्था हमें आर्टिकल 1-2 से लगाकर 3 में देखने को मिलती है, लेकिन आर्टिकल 1 में लिखा होगा कि भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में कार्य करेगा, राज्यों के संघ के रूप में कार्य करेगा। चलिएगा बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 पर। और सवाल नंबर 3 जो हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। अवसादी चट्टानों का प्रकार हमें देखने को मिलेगा, आप सभी जानते हैं कि यह हमें पृथ्वी का भूगर्भ देखने को मिलेगा। ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा
और यहां पर आप सभी जानते हैं, आप सभी जानेंगे यहां पर हमें क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेटल, और क्रस्ट, मेटल और कोर, हमें तीन प्रमुख परत यहां पर देखने को मिलती है। अब इन तीनों परतों में जो सबसे मोटी परत जो हमें देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है, वो जो मेटल देखने को मिलती है। अब ये जो मेटल वाला हिस्सा होगा, यहां पर प्रमुख रूप से हम लोगों को निकल, हम लोगों को यहां पर आयरन का मतलब होगा, यहां पर लोहा हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें यहां पर यूरेनियम क्या देखने को मिलेगा, यूरेनियम। फिर इसके बाद में हमें यहीं पर जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने मुख्य रूप से स्टोन को मान लिया, तो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या जितने भी पदार्थ होते हैं, अगर इन सभी पर या यदि ये तो सभी पृथ्वी के भूगर्भ में, यदि यदि इन पर ताप बढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके ऊपर दाब भी पड़ेगा, और यदि दाब बढ़ा तो स्वाभाविक से बात यह भी है कि फिर वहां पर ताप भी बढ़ेगा। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि ये जितने भी हमें यहां पर जो हमें खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं, तो यह खनिज पदार्थ मुख्य रूप से इस वाले पूरे स्ट्रक्चर में मेल्ट होते हैं, यानी पिघलते हैं। क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं यानी पिघलते हैं। और जब यह मेल्ट होंगे, जब यहां पर ये पिघलेंगे तो होगा क्या, पृथ्वी की ये जो परत होगी जो हमें क्रस्ट देखने को मिलती है, इसके ऊपर दबाव आएगा, और जब दबाव आएगा तो दबाव दाने से ये जो जितना भी स्ट्रक्चर आप लोगों को मेल्ट होने वाला देखने को मिलेगा, इसे हम लोगों ने मेग्मा नाम दिया है। क्या नाम दिया है दोस्तों, हम लोगों ने मेग्मा जो नाम दिया है। अब ये मान के चलिएगा इसके ऊपर एक ज्वालामुखी, हमें एक प्रकार का ज्वालामुखी हमें पर्वत देखने को मिलेगा, और ये जितना भी जो हमें मेग्मा यहां पर देखने को मिला, ये जो मेग्मा देखने को मिलता है, यदि यह इस ज्वालामुखी पत्थर, ये जो ज्वालामुखी पर्वत यहां पर जो हमें, ये जो ज्वालामुखी जो हमें पर्वत जो हमें यहां पर देखने को मिलेगा, यदि ये पूरा मेग्मा इसी ज्वालामुखी, यहां पर स्पष्ट रूप से देखिएगा, यदि ये इसी ज्वालामुखी से यदि ये मेग्मा बाहर आ गया, तो हम लोगों ने इसको लावा बोल दिया। क्या बोल दिया, लावा। और पूरी संरचना को हम लोगों ने ज्वालामुखी संरचना हम लोग वास्तव में भूगोल की भाषा में बोलते हैं। अब बात यहां पर ये समझिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। जो मेग्मा बाहर आता है हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया, हम लोगों ने उसे लावा बोल दिया। यदि ये जहां पर ये मेग्मा का दबाव हुआ, यानी यह पृथ्वी की पहली परत पर आने का प्रयास किया, यदि ऊपर ज्वालामुखी पर्वत हमें यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, तो आप सभी जानते हैं उसके बाद हमें भूकंप जैसी घटना देखने को मिलती है। क्योंकि ज्वालामुखी ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है, ये पूरा मेग्मा लावा के रूप में इस ज्वालामुखी पर्वत से हमें बाहर आता हुआ देखने को मिलेगा, और जब ये बाहर आता है तो स्वाभाविक सी बात है हम लोगों ने उसको लावा किया। इसलिए इस जो भी ज्वालामुखी पर्वत होता है, तो ज्वालामुखी को हम लोग अक्सर पृथ्वी का सुरक्षा कवच मानते हैं। क्या मानते हैं, पृथ्वी का हम लोग यहाँ पर सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है हम लोग यहाँ पर इसीलिए मानते हैं। अब आप देखिएगा, ये जो मेग्मा हुआ, ये जो लावा हुआ, जब यह लावा मुख्य रूप से जब इस लावा का जमाव होगा, तो जमाव होने के बाद आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यह एक प्रकार की आग्नेय शेल बनेगा। कैसी शेल बनेगा, आग्नेय शेल बनेगा। और ये जो आग्नेय शेल रहेगी, इनसे टूटकर जब ये टूटती है तो बाद में आप लोगों को याद होना चाहिए, बाद में अवसादी चट्टानें बनती हैं। और कभी कभार ये जितने भी अवसादी चट्टान होती है, यह कभी कभार हजारों सालों के बाद, कई सैकड़ों वर्ष के बाद एक नया रूप धारण कर लेती है। तो इन्हें हम लोगों ने रूपांतरित चट्टान, कौन सी चट्टान, रूपांतरित चट्टान हम लोगों ने इनको नाम दिया है। अब यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो आग्नेय चट्टान हो गए, इसके प्रमुख रूप से हम लोगों को यहां पर एक तो आप लोगों का लिग्नाइट, कौन सा दोस्तों, लिग्नाइट देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट, कौन सा देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। और हमें मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टाने देखने को मिलेगा। अब मैंने ये जो आप सभी को ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने आप सभी को समझाया है, आप लोग ये देखिएगा, लिग्नाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये तीनों मुख्य रूप से कौन सी चट्टान का एग्जाम्पल होगा, तो जवाब हो जाएगा अग्नाई चट्टानों का
एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ में जो मुख्य रूप से हमें बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर, ये जो बलुआ पत्थर हमें देखने को मिलेगा, यह बलुआ पत्थर हमें अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। और यह जो अवसादी चट्टान देखने को मिलेगी, यही जो अवसादी चट्टानों से मुख्य रूप से हम लोग जीवाश्म प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? जीवाश्म हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, तो ये सभी अवसादी चट्टानों से हम सभी प्राप्त करते हैं। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलुआ पत्थर ही अवसादी चट्टानों का उदाहरण हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों से पूछे कि मुख्य रूप से ये सवाल का जवाब दीजिएगा कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है संरचना के आधार पर, तो आप लोगों ने जवाब दीजिएगा कि 3 प्रकार। एक तो हमें आप सभी को आग्नेय, इसके बाद में अवसादी और इसके बाद में रूपांतरित हमें देखने को मिलेगी। अगर ये पूरा कंटेंट अगर आप लिख सकते हैं तो बढ़िया है, और अगर आप नहीं लिख सकते तो आप इस बात को मान लीजिएगा, फिर आप फैक्ट रूप में जिस भी तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करें। आइए सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में कौन से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? अब देखो, ज्वालामुखी पर्वत का यहाँ पर हम लोगों से सवाल पूछा है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी एक तो पर्वत, देखो पर्वत एक तो ज्वालामुखी पर्वत होता है, एक आप लोगों का वलित पर्वत कौन सा होता है? वलित पर्वत होता है। उसके बाद में आप सभी का एक ब्लॉक पर्वत, कौन सा पर्वत होता है दोस्तों? एक ब्लॉक पर्वत होता है। और इसी के बाद में दोस्तों आप लोगों का अवशिष्ट पर्वत होता है। कौन सा होता है? एक अवशिष्ट पर्वत होता है। तो यह हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के पर्वत हमें वर्तमान की संरचना में देखने को मिलते हैं। तो पर्वत 4 ही प्रकार के होते हैं। इसमें जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये आप लोगों का फ्यूजियामा, ये जो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है, यह मुख्य रूप से जापान में हमें देखने को मिलता है। ये आप लोगों का एक प्रकार का ज्वालामुखी है। वलित पर्वत जैसे हमारा हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, फिर इसके बाद में आप लोगों का एंडीज पर्वतमाला हो गया। एंडीज के बाद आप लोगों की रॉकी पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? रॉकी पर्वतमाला हो गई। इसके बाद में एटलस, कौन सी पर्वतमाला? एटलस पर्वतमाला। ये सभी आप लोगों को वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। ब्लॉक पर्वत बहुत सारे होते हैं, जैसे सियारा नेवदा, कौन सा हो गया? सियारा नेवदा हो गया। जैसे हमारी विंध्याचल पर्वतमाला, हमारे मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, जैसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी, ये नीलगिरी नहीं, ये नीलगिरी है, ठीक है। इसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश का सतपुड़ा, हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर सतपुड़ा हो जाएगा। ये सभी पर्वत आप लोगों को ब्लॉक पर्वत होंगे। अवशिष्ट पर्वत का मुख्य रूप से आप सभी अरावली पर्वतमाला, अरावली जो पर्वत होगा दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से हमें अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं मान के चलूंगा, देखो अब इसमें फ्यूजियामा ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो आपके अल्पेशियन पर्वतमाला हमें देखने को मिलेगी, यह यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉक पर्वत का होगा। बाकी सब यहाँ पर जैसे हिमालय और यहाँ पर पूछा है तो हिमालय जो प्रकार की वलित जो पर्वत हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मैं इनकी लोकेशन के बारे में बताऊं तो आप पढ़ लीजिएगा। फ्यूजियामा मैंने आप सभी को बताया कि जापान में देखने को मिलेगा। यूराल पर्वतमाला आप सभी को रूस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हिमालय तो आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में है ये, और ये आपकी जो अल्पाचियन है, ये हमें यूएसए में हमें एक पर्वतमाला देखने को मिलती। तो ये सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिएगा। आइए सवाल नंबर 5 पर बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर से प्राप्त हुआ। ये कुशीनगर कहां पर दोस्तों? तो यूपी में हमें यह देखने को मिलता। गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है गौतम बुद्ध जी की जब मृत्यु हमें 483 बीसी में जब हम लोगों को देखने को मिलती है कुशीनगर में। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु की जो इनकी घटना होती है, जब मृत्यु की घटना है उसको हमने महापरिनिर्वाण जो है हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने जो ग्रह का त्याग किया था, जब उन्होंने ग्रह का त्याग किया था
इस घटना को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? तो जब गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था, तो इस घटना को हम लोगों ने महाभी निष्क्रमण हम लोगों ने नाम दिया है। और जब जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया? जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इस घटना को हम लोगों ने धर्म चक्र परिवर्तन, क्या नाम दिया? धर्म चक्र परिवर्तन हम लोगों ने इस घटना को यहां पर नाम दिया। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी को याद होगा। तो उत्तर प्रदेश जो है ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 का सवाल आप लोगों को मिला होगा। आइए सवाल नंबर 6 पर बढ़ेंगे। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, दास प्रथा का जो अंत कर रहा है, इनमें अगर ऑप्शन दिया जाए तो अकबर के द्वारा सबसे पहले यहां पर दास प्रथा किया था। बाकी चलकर ये सवाल ही थोड़ा सा गलत बन गया, क्योंकि औरंगजेब ने भी 1664 में दास प्रथा का अंत कर दिया था। सॉरी 63 में दास प्रथा का अंत कर दिया था। अकबर ने भी किया था, लेकिन अभी पर्टिकुलर बिहाफ पर आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए पर ही आप लोग जाएंगे, अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से जाएंगे। अगर प्रश्न आता है तो आप लोग यही सवाल बिल्कुल राइट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 पर। और सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिलेगा, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा 1510 में। आप सभी जानेंगे कि गोवा का उस समय जो शासक हुआ करता था उसका नाम था आदिल शाह। क्या नाम हुआ करता था? आदिल शाह। और इन पुर्तगालियों ने आदिल शाह से क्या किया था? 1510 में गोवा को पूरी तरीके से जीता। जब गोवा को यहां पर जीता गया, और जीतने के बाद में क्या क्या किया गया इन लोगों ने? गोवा को ये जो पुर्तगाली शक्ति हुआ करती थी, जो इन लोगों ने अपनी राजधानी भी इसको स्वीकार किया था। फिर इसके बाद में 1961 में आप सभी जानते हैं, जब भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री के पद पे मुख्य रूप से रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? एक ऑपरेशन, सेना के साथ मिलकर एक ऑपरेशन, एक जो यहां पर ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और 1961 में हम लोगों ने गोवा को क्या कर लिया था? गोवा को हम लोगों ने भारत संघ में शामिल कर लिया। तो इसको भारत में हम लोगों ने क्या कर लिया था? शामिल कर लिया। और इसके बाद गोवा को फिर हम लोगों ने 1987 में गोवा को हम लोगों ने पुण्य राज्य का दर्जा दे दिया। क्या दे दिया? पुण्य राज्य का हम लोगों ने जो दर्जा है वो हम लोगों ने गोवा को यहाँ पर दे दिया। तो ये सारी बातें आप लोगों को विशिष्ट रूप से यहाँ पर याद होना चाहिएगा, सारी बातें हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 पर, फसल उत्सव। अब ये मुख्य रूप से स्टैटिक जीके की बात करेगा। और देखो ये जो पैटर्न में रख रहा हूं, जो भी आपके 15 सवालों का यही पैटर्न आएगा, अगर लेवल बड़ा हुआ आता है तो। और अगर इससे कम आता है तो मैं जितने भी ये जो चीजें आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों से बात की, इनमें से कोई सा प्रश्न आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे लेवल पर समझने के लिए आप लोगों को ऑफलाइन बेस्ड कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप हमारे नहीं कहीं और पढ़ो तो एक अच्छे तरीके से पढ़ लो, एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लो और फिर आओ। और लगभग मैं तो यही सजेस्ट आप लोगों को करूंगा। फसल उत्सव रबन्ना में मनाया जाता है। ये रबन्ना कहां पर एक फेस्टिवल है, ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? छत्तीसगढ़ में, आप सभी जानते हैं, हरियाणा में, या झारखंड में, या पश्चिम बंगाल, आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता। तो स्टैटिक जीके मैं पहले जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ने उनको पढ़ाऊंगा। अभी इतना मेरे को तो सारे आते, तो मैं सारे नहीं लिखूंगा भाई, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे है, ठीक है, तो मैं सारे नहीं लिखूंगा। तो ऑफलाइन वाले इतनी चिंता ना करें, पहले स्टैटिक जीके आपको ही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही मैं पूरा बोर्ड पर जिस तरीके से बाकी चीजें लिखता हूं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले प्रायोरिटी आप रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन याद रखो रबन्ना इस तरीके से बनेगा। क्योंकि पिछली बार नर्सिंग की एग्जाम में उन्होंने अच्छे खासे जो भी स्टैटिक जीके से सवाल पूछे तो याद रखिएगा, बन सकते हैं। 3 दिवसीय रजो पर्व आप सभी जानते हैं कि रजो पर्व 2024 में किस राज्य में मनाया गया?
आप सभी जानेंगे कि नुआखाई कौन सा हो जाएगा, नुआखाई। आप सभी जानेंगे कि बाली यात्रा कौन सा हो जाएगा, बाली यात्रा। बाली यात्रा के बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, धनु यात्रा। कौन सा हो जाएगा, धनु यात्रा हो जाएगा। और धनु यात्रा के बाद दोस्तों रजो पर्व। कौन सा पर्व दोस्तों, रजो पर्व। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एक हो जाएगा हमारे सामने रथ उत्सव, सॉरी रथ यात्रा। कौन सी यात्रा, रथ यात्रा। तो ये सभी हमें मुख्य रूप से ये सभी जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किए जाएंगे। कहां पर दोस्तों, उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर चीजें समझ में आना चाहिएगा। दासम का दबू चाबी उत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में, ये सवाल पूछा था पिछली बार नर्सिंग में, और ये मुझे कल पता चला। एक लड़के ने बताया सर ये मेरी शिफ्ट का सवाल था, क्योंकि ये मैंने जो हमारी कॉम्पिटिटिव की जो रेलवे की बैच है उसमें मैंने एमसीक्यू में डाला था। तो वहां पर एक बच्चा था जिसको मेडिकल में बाहर किया गया था, ये जून में इसको सेलिब्रेट किया था, उसके शिफ्ट में ये पेपर आया था, ये जो सवाल आया था। तो कहीं ना कहीं अब सेना भर्ती भी स्टैटिक जीके की तरफ रुख कर रही है। तो ये सवाल आया था। जम्बू चाबी मेला आप सभी जाते हैं, माता कामाख्या को समर्पित ही 4 दिवसीय यह मेला होता है। और जो भी असम राज्य है 4 मैंने दिवसीय बताया, 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। और जो पूर्व का महाकुंभ इसी अबू चाबी मेले को कहा जाता है। अबू चाबी मेला अब लोग पूर्व का महाकाव्य भी इसे कहा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, करेंगे हम लोग डिप्थ में ऑफलाइन, इतना नहीं करेंगे यहाँ पर। आइए सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय, फिर वही यही पैटर्न रहेगा, पैटर्न बिल्कुल बदलाव नहीं किया जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आप सभी जानेंगे देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी ये यहाँ के कौन है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। जो हाईकोर्ट होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश है। और सी आर राधा कृष्णन, सी आर राधा जो कृष्णन है आप सभी जानेंगे, यह सी आर राधा कृष्णन मुख्य रूप से हमें यहाँ के गवर्नर क्या देखने को मिलेंगे, गवर्नर देखने को मिलेंगे। और जो सीएम देखने को मिलेंगे वो हमें देवेंद्र फडणवीस जो है ये हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। आप सभी जानेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है, आप ऑप्शन नंबर डी पर लगा लीजिएगा। सवाल इसी पैटर्न का बने, क्योंकि एक हाईकोर्ट और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो है राज्यपाल के ऊपर प्रश्न बनेगा। सवाल 12 है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 खिताब किस टीम ने यहां पर जीता। तो आईसीसी अभी टी20 हमारा प्यारा भारत जीत चुका है। तो ये टी20 जो अभी विश्व कप हुआ था 2024 में, इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। जो आपका ओडीआई हुआ था कौन सा, 2023 का, इसको यहां पर जीत लिया था। और अभी जो चैंपियन ट्रॉफी अभी 2025 में हुआ है, आप सभी जानते हैं हमारा प्यारा भारत इसको जीत चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, यही पैटर्न रहेगा, यही आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 13 पर जाएंगे। सातवीं अनुसूची का संबंध किससे होता है, आप सभी जानेंगे। प्रमुख रूप से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है। समवर्त सूची का प्रावधान हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमें मुख्य रूप से सातवीं अनुसूची में हमें मुख्य रूप से केंद्र राज्य और के मध्य शक्तियों का विभाजन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी को याद होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर बढ़ूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है तो 6 साल का। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होगा। राज्यसभा का कार्यकाल मुख्य रूप से 5 वर्ष हम लोग टर्नओवर मानते हैं, लेकिन सदस्य हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उतने ही उनकी जगह पर नए चुन लिए जाते हैं। जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रदेश सभापति होंगे, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपति के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो राज्यसभा में आप 30 साल तक आप न्यूनतम आयु होना चाहिए, और लोकसभा में 25 वर्ष आप सभी की न्यूनतम आयु भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा, जो 15वां सवाल आप सभी का होमवर्क में आया नहीं, 15वां सवाल 16, इसको 15 डालना था तो 16 गलती से डाल दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस गवर्नर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक ऑफ रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है? ये 4 ऑप्शन है। सरल सवाल, क्वेश्चन सरल नहीं है, लेकिन 2 से 3 प्रश्न आप ऐसे मान के चलिए भारतीय सेना में जो अलग से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन सभी की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सवाल का आप सभी जवाब देखो, आप गूगल से भी सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं मान के चलूंगा मुझे नहीं, आप लोगों को याद होगा। यदि आप लोगों को नहीं याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दे, कहीं से भी नहीं दे मुझे, लेकिन इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। एक बार पुनः कहूंगा कि आप सभी के दोस्त यदि जितने जो भी भारतीय सेना की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन रक्षक बैच उनके लिए हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। सोमवार से ये बैच मैं फिर से एडमिशन स्टार्ट हो रही है। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय रहेगा दोपहर में। आप सभी अपने दोस्तों को लाएं और खासकर गर्ल्स से भी इसमें पार्टिसिपेट जो कर सकती, गर्ल्स से भी भारतीय सेना में फॉर्म डाल सकती। इस बार ओपन रैली भर्ती भारतीय सेना में गर्ल्स के लिए विशेष रूप से आयोजन रखा गया है, तो बॉयज के साथ गर्ल्स के फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। तो एक बार पुनः जो भी साथी जिनका 12th का एग्जाम हो चुका है उन्हें इस बैच के बारे में बताएं और उनके साथ आप भी 2025 भारतीय सेना में जंती रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विजय पार्थ।